हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। आज के वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की बाकी की स्टोरी आपको बताने वाली हूं। अगर आपने मेरी ट्विन प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 1 ना देखी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। चूँकि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी और डायबिटीज़ या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के काफ़ी चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। 25वें हफ्ते के आसपास मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की टेस्ट, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं, वो हुई थी, जिसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी। मुझे कोई समस्या डायबिटीज़ की अब तक नहीं थी। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ जो कि छूट गई बीच में, वो ये कि प्रेगनेंसी के शुरू से मैं हर हफ्ते अपने वेट का ट्रैक रखती आ रही थी। इसके अलावा 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी का जो स्कैन होता है उसमें उस स्कैन के बाद से बेबीज़ के वेट का अंदाज़ा अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा भी डॉक्टर्स लगा रहे थे और इसमें पता चला था कि ट्विन ए का जो वेट है, बेबी वेट है, वो ट्विन बी से थोड़ा सा कम था। ये एक काफ़ी आम फिनोमेना है। जब आपके ट्विन बेबीज़ होते हैं तो दोनों बेबीज़ में थोड़ा सा वेट का अंतर होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही केस था। ट्विन ए का वेट ट्विन बी से थोड़ा सा कम था। थर्ड ट्राइमेस्टर पहुंचते पहुंचते काफ़ी थकान सी फील होने लगी थी मुझे। एक तो बहुत गर्मी थी उन दिनों और उसके अलावा बेबी बम्प भी काफ़ी बड़ा हो गया था। थोड़ी से बैलेंस के इश्यूज़ रहते थे। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता था, मतलब रात को खाने के बाद काफ़ी एसिडिटी सी फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था सब कुछ जैसे मानो फिर बाहर आ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बेबी बम्प बहुत बड़ा हो जाता है और वो भी ट्विन प्रेगनेंसी के केस में ये आपके स्टमक एंड एसोफेगस में एक अपवर्ड प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे स्टमक के सारे कंटेंट आपके गले तक आ गए हो। तो रात को सोना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। मैं अक्सर एक सोफे पे लीन होकर पैरों को बेड पे उठा लेती थी और ऐसे ही रात बीत जाती थी मेरी। मतलब नींद थोड़ी आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ऐसे ही गुजर जाता था। लेटर आई थॉट मे बी ये नेचर का एक वे है माँ को ये सिखाने का कि अब तो आगे आपको रात को जागना ही है। पर इस दौरान मुझे रात को इतनी भूख लगती थी, मतलब मैंने डिनर के बाद एक ग्लास मिल्क और उसके बाद भी रात को 2-3 बजे ओट्स और मिल्क खाए होंगे। मेरे हस्बैंड तो परेशान हो जाते थे, मतलब इतनी भूख तुम्हें कैसे लग सकती है। और रात को ना सो पाने की एक और रीज़न थी कि जब आपके पेट पे 2 बेबी समरसॉल्ट कर रहे होंगे, स्पेशली आफ्टर डिनर ये शुरू हो जाता था, तो सो पाना बहुत ही मुश्किल था। बाय 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी पता चला कि ट्विन ए का जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है एज़ कम्पेयर टू ट्विन बी। ट्विन बी काफ़ी हेल्दी था, अच्छे से वेट गेन कर रहा था, उसकी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन ट्विन ए कहीं थोड़ी लैकिंग में था, थोड़े पीछे चल रहा था। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं बारीकी से अपने बेबीज़ के मूवमेंट की एक ट्रैकिंग रखूं। देखिए, जब एक बेबी होता है तो आपको पता चलता है वो कब मूव कर रहा है, कब नहीं मूव कर रहा है। लेकिन एक छोटे से यूट्रस में जब 2 बेबीज़ हो तो आपको ये पता लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि जो मूवमेंट अभी हुई वो कौन सी बेबी की हुई। इसलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपको बारीकी से अपने मूवमेंट्स ट्रेस करने हैं। मेरे केस में क्या था, ट्विन बी हमेशा घूमता रहता था इधर उधर, लेकिन ट्विन ए जैसे शांत सा था। कभी कभार 1-2 किक मार दिया, बाकी टाइम सोया रहता था। खाना खाने के बाद अक्सर थोड़ा सा हलचल होता था, बट अदरवाइज ट्विन बी हमेशा एक्टिव रहता था। मेरे डॉक्टर का ये कहना था कि टिल ट्विन ए इज़ मूविंग एट रेगुलर इंटरवल्स कोई टेंशन की बात नहीं है, पर अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ दिखे इस नॉर्मल रेगुलर मूवमेंट में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। टिल 34th वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी मैं अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी पे जाती थी। काम बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, शायद सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही लिखा हो। बाकी जो डिपार्टमेंट के कलीग्स थे और हमारे इंटर्न स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने बाकी ड्यूटी संभाला हुआ था।
लेकिन मैं 34th वीक तक आराम से हॉस्पिटल गई थी। फिजिकली आई वॉज वेरी एक्टिव, ऐसे ही बैक एक भी थी बट बहुत कम, बहुत ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर ना पाऊँ, सब कुछ सही था। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं जॉब पे इतने लास्ट मोमेंट तक इसलिए जाया करती थी क्योंकि मन अच्छा सा रहता था, आप 4 लोगों से मिल लें। और दूसरी बात ये कि मैं एक वेल इक्विप्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जहाँ की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मैं डॉक्टर्स के आसपास ही होती थी। तो इसीलिए शायद मेरे डॉक्टर ने भी मुझे अलाउ किया था कि आप जॉब पे जाती रहे, आती रहे। दो आई वॉज कंसल्टिंग माई डॉक्टर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि मैटरनिटी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल थी। यहाँ ये समझ लें कि शायद आपके डॉक्टर आपको अलाउ ना करें जॉब पे जाने से, अगर आपके एक बेबी को मेरे बेबी की तरह कम ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो हो। 35th वीक के आते आते मेरे ट्विन ए को ब्लड सप्लाई और कम हो गया था और डॉक्टर ने उसे IUGR डायग्नोज किया था, मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं उसे। उसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी इन कंपैरिजन टू ट्विन बी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये समझाया कि जैसे अगर आपके 2 बच्चे हो और एक वीक हो एक स्ट्रॉन्ग हो, आप जो भी डिसीशंस लेंगी हमेशा वीक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगी, उसी तरह हमें भी वीक बच्चे का सोचकर जल्दी ही आपका सी सेक्शन प्लान करना होगा। फिर तो अर्जेंटली फॉर द सेक ऑफ वेलबींग ऑफ मी एंड माई बेबीज, डॉक्टर ने इमरजेंसी सी सेक्शन प्लान किया फॉर 3rd of August। और मैं वैसे तो फिज़िकली एक्टिव थी, मैं चल के OT तक गई सीढ़ियाँ चढ़कर आराम से, लेकिन पता नहीं चलता कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। सो इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट एंड स्कैन्स के लिए कहें तो आपको वो करवाना चाहिए बिना झिझके हुए। मैंने तो लास्ट 2-3 वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी में एवरी 3 days मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, ये देखने के लिए कि बेबी को, ट्विन ए को अच्छे से ब्लड सप्लाई जा रहा है या नहीं। और मेरे डॉक्टर्स का ये कहना था कि एटलीस्ट हम 35th वीक कंप्लीट कर ले तो बेबी को बाहर आकर सर्वाइवल में ईजी होगा। इस दौरान मुझे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी दिए गए ताकि बेबीज़ के लंग्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो और वो डिलीवरी के बाद आकर इस नए एनवायरनमेंट में अच्छे से सांस ले पाए, अच्छे से सर्वाइव कर पाए। इसी तरह 3rd August 2019 को मॉर्निंग 9:04 and 9:05 AM को मैंने 2 हेल्दी लेकिन अंडरवेट बेबीज़ को डिलीवर किया। जियान मेरा बड़ा बेटा जो कि ट्विन ए था, उसका वेट 1.7 kgs था और वियान जो कि ट्विन बी था, उसका वेट 2.3 kgs, 2.4 kgs के बीच में था। सो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। इस दौरान शायद कुछ बातें मेरी छूट भी गई हो, बट आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसी हो सकती है। सो मैं सब वुड बी मदर्स से ये कहूँगी कि अगर आप कैरी कर रही हैं, चाहे ट्विन बेबी हो या सिंगल बेबी हो, आपको कूल एंड काम रहना है। एक माँ का साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी बेबीज़ के लिए। जहाँ तक मेरी बात है, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, लेकिन मैंने कभी पैनिक नहीं किया एंड थैंकफुली मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे बहुत सहारा दिया ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस मुझे कॉन्फिडेंस देता था। सो आई वुड से ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए और अपने डॉक्टर पे बहुत भरोसा कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। सी यू सून, टेक केयर।